हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी का कक्षा शिक्षण हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लिखने के शिक्षा के महत्व, लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व निम्न है। लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करता है जिससे कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे जब आपको लिखना आता है तो जो आप के अंदर जो चीज चल रही है, जो आप बात किसी दूसरे से कहना चाहते हैं, तो वो आप लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं ना, अपनी बात को कह सकते हैं ना। तो लिखने का ये अच्छा है ना। तो इस तरह से हो जाता है। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व ये भी है कि वे लिखते समय यथास्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। अब जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना, कहाँ पे अल्प विराम लगाना, कहाँ पे अर्ध विराम लगाना, कहाँ पे हंस पद लगाना, कहाँ पे लाघव चिन्ह लगाना, कहाँ मतलब जो भी चिन्ह होते हैं आप उनका यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बोल रहे हैं और चिन्ह लग रहे हैं। वो चीज होती है जैसे अब हमने बोला और ठहर गए, यानी पूर्ण विराम है। जब आप लिखेंगे तभी तो आप उसको दर्शा पाएंगे। तो ये हो जाता है। बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का ज्ञान अर्जन कर लिया, उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, बालकों ने जिस ज्ञान को सीखकर प्राप्त कर लिया, उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी है, लिखिए। तो लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताएं। अथवा करके है या लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताएं। तो इसमें देख लेते हैं, पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ ये है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। लिखने की शिक्षा बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत बच्चे को पहले पढ़ना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि लिखना सिखाया जाए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलने में समर्थक है। उसके बाद है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य। लिखने को शिक्षा के प्रमुख महत्व निम्न हो जाते हैं। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करता है जिससे कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। सेकंड नंबर पर हो जाता है, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य ये भी है कि वे लिखते समय यथास्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। थर्ड हो जाता है, बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है, उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा करना। उसके बाद हो जाता है, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना।
फिर उसके बाद हो जाता है लेखन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। रेखाओं द्वारा लिखने को शिक्षा देना, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना, पेस्थोलॉजी की लिखने की विधि से, और मनोवैज्ञानिक विधि से ये हो जाते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं रेखा विधि क्या होती है। प्राय देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, कहीं नीचे फर्श पर, टाइल्स पर, दीवारों पर इस तरह से लाइनें खींचने लगते हैं, है ना। उन्हें इस प्रकार की कभी तिरछी, कभी आड़ी, कभी टेढ़ी, मतलब कुछ भी वो बना देते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तिरछी, बड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं के एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव बच्चों में इस प्रकार की रेखाएं आरंभ से खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षर के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। तो बच्चे स्वयं से ऐसा करने लगते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो लाइनें कहीं पे भी, आप तो ये समझ रहे हैं कि बच्चा कितना शरारती है, लाइनें खींच रहा है, हमारी दीवार खराब कर रहा है, इस तरीके से बच्चे डांटे भी जाते हैं। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो समझ लीजिए लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जब वो आड़ी तिरछी लाइनें खींचेंगे तो उनका हाथ सेट होता है और उसके बाद वो अक्षर बनाना सीखने लगते हैं। जब उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से अक्षर बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, तो उनका हाथ जो सेट होता है तो वो अच्छे से बना पाते हैं। तो यही रेखा विधि हो जाती है। मॉन्टेसरी विधि क्या कहती है देख लेते हैं। तो मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़ाने का अभ्यास कराया जाता है, या अभ्यासकार कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसे संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। अनुकरण विधि, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, है ना, यही तो होता है ना। तो अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडोल अक्षर लिख देते हैं। जैसे भाई आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो क्या करते हैं, जैसे आपने इस तरह से बना दिया, एक अक्षर बना दिया, है ना, और बच्चों से कहा इसी को देखकर आप यहाँ पर अक्षर बनाए। तो बच्चा कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी किसी तरीके से बनाएगा और एक टाइम आएगा जो वो देखकर बिल्कुल सेम टू सेम आप जैसा बनाने लगेगा। तो ये क्या हो जाती है, ये अनुकरण विधि हो जाती है। अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करना। बालक अध्यापक द्वारा लिखे गए अक्षर की ही भांति अक्षर लिखने लगते हैं और धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान जाते हैं। ठीक है। फिर पेस्थोलॉजी विधि में क्या है, इस विधि में बालक को सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। अब कोई चीज़ है, क्या है, पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, सरल चीज़ें सिखानी चाहिए और धीरे धीरे कठिन चीज़ें सिखानी चाहिए। ऐसा तो है नहीं आपने पहले बच्चे को टेबल सिखा दिया 10 का, 9 का, 8 का, ठीक है, उसके बाद 2 का सिखा दिया, या गिनती 1 2 3 ना सिखाकर 100, 99, 98, 97 ऐसे सिखा दिया। ऐसा तो नहीं होता है। पहले आप सरल चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। जैसे आप अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसमें छोटा बड़ा लाइन खींचना ये सब बताएंगे। उसके बाद उस अक्षर को जोड़ना, वाक्य को मिलाना, बड़े बड़े सेंटेंस बनाना, ये तो सिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं पहले आप बड़े सेंटेंस बनाना सिखा देंगे, उसके बाद अक्षर का ज्ञान कराएंगे। तो क्या है, सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है और उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दी जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग्य से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। जैसे पहले बताया जाता है, अगर बच्चे को आम लिखना सिखाया जा रहा है तो बड़ा आ, है ना, पहले बच्चे को क्या किया गया, बड़ा आ लिखना सिखाया गया, फिर उसके बाद बड़ा आ बताया गया और प्लस माँ। अब ये बच्चे ने सीख लिया, फिर ये बराबर क्या हो गया, आम हो गया। और जब आम लिखना सीख गया तब आपने कि राम आम खाता है, सीता वहाँ जाती है, इस तरह से आप सेंटेंस बनवाना सिखाएंगे। लेकिन पहले तो आप अक्षरों को जोड़ना सिखाएंगे। तो इस तरह से हो जाता है। उनको पहले ही वर्ग सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, कठिन जो वर्ण होते हैं उनकी शिक्षा दी जाती है बच्चों को।
मनोवैज्ञानिक विधि में क्या हो जाता है, मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है, इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। जैसे कहते नहीं पूर्ण ज्ञान, पहले क्या कराया जाता है, बच्चों को पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद अंश। जैसे आपने बच्चे को क्या सिखाया, आप बच्चे को पौधे के बारे में सिखा रहे, तो सबसे पहले आप उसको एक पूरा पेड़ यानी पूरा वृक्ष दिखा देंगे। तो बच्चे ने क्या किया, उसको पूरे ये मालूम है कि ये वृक्ष है, अभी ये इसको कुछ नहीं पता है कि इसमें ये जड़ होती है, ये तना होता है, इसमें फूल निकलते हैं, इसमें फल निकलते हैं, और इसके पेड़ से हमें, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, बहुत से सामान, बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, इससे हमें गोंद प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि पेड़ है। अब ये हरे रंग का है, इसकी पत्तियां हरे रंग की, उसको ये भी नहीं पता है कि ये हरे रंग की पत्तियां क्यों होती हैं। लेकिन आपने क्या किया, पहले उसको पूर्णता सिखाई जो उसमें पूर्ण है, और उसके बाद आपने क्या किया, अंश की तरफ आप जाते रहे, यानी पूर्ण का ज्ञान कराया और इसके बाद अंश का ज्ञान कराया कि ये जड़ है, इसके द्वारा क्या होता है, पानी पेड़ों को मिलता है, और जो मिट्टी है ना, तो ह्यूमस जो प्रदान होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो हमें जड़ों से प्राप्त होती हैं। और जो पेड़ खड़ा है वो किस लिए खड़ा है, तो जड़ अगर ना होती और मिट्टी के अंदर है तो यानी पेड़ जड़ के द्वारा खड़ा है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब ये इसमें ये फल कैसे आए, ये फूल इसमें है और इनका क्या कार्य है, ये हमें क्या देते हैं, ये हर एक चीज़, और हरा रंग इसका किस लिए है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बच्चों को इसका ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद हो जाता है मनोवैज्ञानिक विधि। तो मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाए, उसके बाद अंश का ज्ञान, ये तो आपका हो चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। आयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आयोगवाह का अर्थ, हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अंग तथा आह, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। परिभाषा, अंग तथा आह दो वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इन्हें आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह के 3 प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार यानी एक ना, यानी चंद्र, यानी एक बिंदी, जैसे आपने क्या लिखा, अंत, क्या लिखा, अंत, तो एक बिंदी हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ना की ध्वनि निकालता है ना ये। अनुनासिक मतलब दो ना, तो यानी चंद्र बिंदु, तो जैसे चांद हो जाता है ना, 5 हो जाता है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो। अनुस्वार यहाँ पे देख लेते हैं, अभी एग्जाम्पल देख लिया, आप देख लेते हैं, किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं। इसका उच्चारण नासिका से होता है, स्वरों के समान इसकी मात्रा भी वर्णों पर लगाई जाती है, इनका चिन्ह इस तरह से होता है। किस तरह से होता है कि अनुस्वार, जैसे बताया कि एक बिंदु होता है, जैसे का आपने किया, का लिखा और ऊपर एक बिंदु लिख दिया, तो ये क्या है, अनुस्वार। और ट्रिक आपको हमने बताई थी कि अनुस्वार यानी एक ना, अनुस्वार में कितने ना है, तो एक ना आया, तो यानी एक बिंदु ऊपर। और अनुनासिक कब, तो अनुनासिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख के भी दिखा देते हैं आपको, अनुनासिक, इसमें क्या है, तो 2 ना है, यानी 2, अब 2 जब ना है तो इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, तो पहले हम चांद बनाएंगे, एक ना को मान लेंगे, दूसरी उस पर बिंदु लगाएंगे, यानी कि क्या हो गया, यानी 2 ना को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक को वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, जाए, आंधी आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण आधे हा की भांति होता है, स्वर के समान इसकी मात्रा व्यंजन पर लगाई जाती है, जैसे प्रायः, अतः आदि। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। तो उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण, बालकों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम से परिचित कराना आवश्यक है, ताकि वे उच्चारण संबंधी भूल ना करें। उच्चारण वर्णों का विवरण नीचे दिया गया है। वर्ण, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान यहाँ पे देख लेते हैं, और वर्ग, कौन सा वर्ग है, कौन सा उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले आपका हो जाता है स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, और यहाँ पे व्यंजन का, खा, गा, घा, अड़ा तथा विसर्ग। ये विसर्ग क्या होते हैं? जो दो बिंदु, जैसे आप अतः लिखते हैं, जब अतः लिखते हैं तो ये दो बिंदु प्रातः लिखते हैं, है ना। प्रातः इनका यूज कब होता है? ये विसर्ग हो जाते हैं। और अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हम लोग तो बात कर ही चुके हैं। अब देख लेते हैं उच्चारण स्थान। कंठ, कंठ जो जैसे कंठ से निकलता है तो का, खा, गा, घा, और क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य दंत, वत्स, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तो ये सभी हो जाते हैं अनुनासिक और कंठ जिह्वा मूल्य हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आप खैर समझ चुके हैं, आपको ये सभी चीज़ें आती हैं, अच्छे से आती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं या, छा, जा, झा, या और पिछड़ी श तथा ज्ञा तालु कोमल तालु तालव्य हो जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा तथा शा मूर्धा कठोर तालु हो जाते हैं, मूर्धा जीभ की रगड़ से, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अनुनासिक और अनुस्वार पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंठ, तालव्य, दंत, जैसे दंत जब हम बोलते हैं कोई, जैसे कोई अक्षर हम बोल रहे हैं तो अगर जीभ हमारी दांतों से टकरा रही है तो मतलब वो क्या हो गए? वो दंत हो गए। जैसे ता, था, दा, धा, ना, है ना। तो क्या हुआ? हमारी जीभ दांतों से टकरा गए। अब हमारी निचली ओंठ ऊपरी ओंठ से तो पा, फा, बा, भा, मा, तो इस तरह से हो जाता है। ऊष्म क्या होते हैं? जैसे शाह, पिछड़ी शाह, शरीफे वाला शाह, छोटा शाह, वही चार होते हैं ना, और हा होता है। तो यह जब हम बोल रहे हैं तो मुंह से क्या सीटी टाइप की निकलती है और गर्म वायु निकलती है और रगड़ के साथ, घर्षण के साथ, तो यानी ये क्या हो जाते हैं? ये ऊष्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं। वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो वर्णों को लिखते समय देख लेते हैं शुद्ध उच्चारण लेखन का अभ्यास। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे ताकि विद्यार्थी को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे। इसके साथ साथ शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कराया जाए। भाई जब शिक्षक होगा वो शुद्ध उच्चारण करेगा तभी तो जो स्टूडेंट, जो छात्र हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? नकल करते हैं। और नकल कैसे? भाई जो आप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हमको क्या पता कि क्या किया जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या इसका उच्चारण शुद्ध है, उनको कुछ नहीं पता है। उनको बस ये पता है नकल करना। आपको देखा और वही चीजें सीख ली। उसके बाद है 12 खड़ी का अभ्यास। पहले मात्राओं को शुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के 7 स्वरों की मात्राएं लगाकर अभ्यास कराया जाता था, यथा चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चौ, चौ, चंचा। ये बच्चों को 12 खड़ी का अभ्यास कराया जाता था, जैसे का, की, कुकू, कै, कै, कौ, कौ, कंका, है ना, ये सब। तो 12 खड़ी का ज्ञान हो जाता है ये। इस अभ्यास को पुनः लागू किया जाना चाहिए, इससे विद्यार्थी त्रुटि नहीं करेंगे और मात्राओं का भी ठीक से प्रयोग करना सीख जाएंगे। और ज़्यादातर देखा होगा कि बच्चे भी और कुछ अध्यापक भी यही करते हैं, जब 12 खड़ी का नंबर आता है तो उस पेज को पलटवा देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जबकि जो चीज़ को छोड़ा जा रहा है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अक्षरों का भी ज्ञान होता है, पाई मात्राओं का भी ज्ञान होता है। अगर 12 खड़ी का ज्ञान बच्चों को हो गया तो फिर गलतियां बहुत ही मुश्किल है जो बच्चे गलतियां करें। वैसे तो ये होता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, तो गलतियां हो जाती हैं, वो बात अलग की है यहाँ पे। लेकिन जो ये ज्ञान की बात यहाँ पे हो रही है, पाई मात्राओं की बात हो रही है, तो 12 खड़ी से अभ्यास अच्छा सा हो जाता है और फिर पाई मात्राओं में गलतियां नहीं होती हैं। व्याकरण का समुचित ज्ञान। विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान भी करवाया जाना चाहिए, तथा एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग परिवर्तन करना, संधि, समास, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्तियों आदि की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की अशुद्धियां कम हो सकती हैं। लिपि का समुचित ज्ञान। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को लिपि का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए, साथ ही उसे मात्राओं का भी समुचित ज्ञान कराया जाए, उसकी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। वाचन अभ्यास। कक्षा में छात्रों को स्वर तथा मौन वाचन की अधिकाधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। वाचन के फलस्वरूप विद्यार्थी वाचन में वर्तनी के शुद्ध रूप को देखते हैं और वाचन के शुद्ध रूप को ही उनकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। वाचन का अभ्यास कराने से बच्चे शुद्ध वर्तनी लिखना सीख जाते हैं। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। शिक्षक को यह भी कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों को तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराया जाए। परीक्षा के लिए यह अभ्यास बड़ा उपयोगी होता है। भाई बच्चे अगर स्पीड के साथ नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में क्या होता है, टाइम भाई सीमित होता है। जैसे आप ही अब समझ लीजिए,
आपको किसी सब्जेक्ट में 1 घंटा मिलता है, किसी सब्जेक्ट में 2 घंटे मिलते हैं, और जो 1 घंटे का दिया जाता है समय तो उसमें 18 क्वेश्चन होते हैं, और जो 2 घंटे का समय दिया जाता है उसमें तो यहाँ पे हो जाता है तीव्र गति का अभ्यास। जैसे भाई आप अभ्यास नहीं करेंगे स्पीड के साथ तो कैसे आप लिख पाएंगे। भाई 18 क्वेश्चन 1 घंटे में करना कोई आसान काम नहीं होता है, 2 घंटे में 40 क्वेश्चन करना कोई आसान काम नहीं होता है, जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो कोई आसान नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड आपकी तेज़ हो जाती है, और स्पीड जब तेज़ हो जाती है तो आपके लिए वो 1 घंटा इनफ होता है और 2 घंटा इनफ होता है ना। तो यही चीज़ है। तो जब बच्चे को स्टार्टिंग से ही स्पीड सिखाई जाती है, हर एक चीज़, पाई मात्रे, अक्षरों का ज्ञान, सब कुछ, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसकी और भी स्पीड बन जाती है। यानी भाई बच्चा पढ़ तो इसीलिए रहा है कि आगे बढ़ेगा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, इस तरह से वो और आगे बढ़ेगा। और आज भाई हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में पढ़े, और आज यहाँ पे तो ये चीज़ हो जाती है। तो स्टार्टिंग से क्या होता है, शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को इसका ज्ञान कराएं। शब्द पुस्तिकाएं बनवाना, तो यहाँ पे हो जाता है छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करने का एक प्रमुख उपाय है कि उन्हें शब्द पुस्तिकाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देते हुए समझाएं। शिरोरेखा, अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा है, इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शिरोरेखा शब्दों वर्णों के समूह को बांधे रखता है। अब आप कहेंगे शिरोरेखा होता क्या है मैम, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कबूतर वाला का और रेल की पटरी, है ना। तो जो ऊपर लाइन खींची जाती है, भाई आपने यहाँ पे हर जगह पे आपने देखा, जैसे अक्षर लिखा है, यहाँ पे अक्षर लिखा है तो ऐसे ही तो इसको छोड़ा नहीं गया, फिर इस पे देखिए पटरी बनाई गई रेल की, तो ये शिरोरेखा। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाई इसने क्या किया, इसको अक्षर को बांध दिया। अब यहाँ पे का है और आ की मात्रा है, तो ऐसे तो आप नहीं छोड़ सकते, तो इसको आपने बांध दिया, तो यानी ये शिरोरेखा हो जाती है, और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। वर्णे को यानी वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूर्ण वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। जैसे आपने क्या किया, का, और उसके बाद आ की मात्रा, और लिखना है बड़ी की मात्रा, तो आपने की इस तरह से। तो पहले आपने का लिखा और आ की मात्रा लगाई, और फिर आपने शिरोरेखा खींची, और ऊपर से आपने क्या किया, इसमें आपने बड़ी ई की मात्रा को कंप्लीट किया। तो ऐसे कुछ भी आप, हमने तो एग्जाम्पल ये आपको इतना दे दिया। अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है, तो अनुलेख और श्रुतलेख क्या होता है। श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, जिसको क्या कहते हैं, डिक्टेशन। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, इमला। बच्चों को क्या कराया जाता है, अध्यापक बोलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, सुनकर लिखते हैं, यानी श्रुतलेख। और अनुलेख क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि में पद्यांश, कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। लिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जैसे लेखन गति का विकास भी होता है, ये अनुलेख हो जाता है। तो समझ में आया अनुलेख क्या होता है, कि अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। मतलब मान के चलिए सुलेख जैसा ही होता है ना, कि देख के भाई लिख रहे हैं। और श्रुतलेख यानी सुनकर लिख रहे हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं श्रुतलेख का अभिप्राय, सुनकर लिखना। इसमें शिक्षक बोलता है, छात्र सुनकर लिखते हैं, और पाठ्य आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल कर लिखवाना होता है। लिखने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्धि या भूले शब्दों को लिखवाया जाता है। श्रुतलेख द्वारा लेखन गति व शुद्ध लेखन का अभ्यास भली प्रकार हो जाता है। भाई क्या होता है, पहले जब श्रुतलेख कराया जाता है तो कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं बच्चों में, और उसके बाद क्या हो जाता है, वही गलतियों को सुधारा जाता है, बच्चों से बताया जाता है ये तुम्हारे में गलती है। और उसके बाद हालांकि बच्चों को बताना भी नहीं चाहिए, अब तो कहते नहीं शिक्षा बाल केंद्रित है, उसकी गलतियों को उसको बताना नहीं है, उसको किस तरह से सही कराना है वो चीज़ होती है, तो वो भी परफेक्ट है। आप लिख देंगे कि इस तरह से इसको सही करो, है ना। जैसे आपने लिखा दृष्टि, अब बच्चे ने दृष्टि नहीं लिखा या सही से नहीं उसने लिखा, बच्चे ने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए उसने इस तरह से लिख दिया, तो ये गलत हो गया। तो आपका ये फर्ज बनता है, यानी कर्तव्य बनता है कि आपने बच्चों को इस तरह से लिख के दिखा दिया, और आपने कहा कि इसको 2 से 4 बार लिखो, और जब वो लिखेगा तो बच्चे में क्या है, इसमें जो ये त्रुटि हुई है, गलती हुई है, वो सही हो जाएगी।
श्रुतलेख अथवा सुना हुआ लेख, इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता है। श्रुतलेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। शुद्ध लेख का उद्देश्य छात्रों के श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना होता है ताकि वह भाषा की शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडुलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, लिखाई में गति लाना तथा एकाग्रचित्ता लाना श्रुतलेख का प्रमुख उद्देश्य। इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है, उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। इसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है। वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। ध्वनि क्या है? तो स्वर या ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई है। स्वर शब्द के लिए अंग्रेजी में फोन शब्द है। ध्वनि का लघुत्तम अनुभवगम्य विच्छिन्न खंड स्वन विज्ञान में स्वन कहलाता है। ध्वनि शब्द संस्कृत के ध्वन आवाज करना, शब्द करना धातु के साथ इड़ प्रत्यय संस्कृत करने से बनता है। इसका अर्थ होता है आवाज या आवाज करना। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख विरल से वायु निकलती है जो वागेंद्रिय के माध्यम से कुछ वाणी आवाज प्रकट करती है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान को समझाएं तो ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्णन करता है। ध्वनि की अपनी एक प्रक्रिया है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णिम का विषय बनती है। ध्वनि के लिए 3 बातें अपेक्षित रहती हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि के उत्पादन के साथ उसका संवहन तथा ग्रहण भी अपेक्षित है। भाषा विज्ञान में मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अग्रवत 52 वर्ण है, जिसमें स्वर 11, आयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 तथा द्विगुण व्यंजन 2 हैं। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋण ए, आए, ओ, आओ। आयोगवाह अंग आ। व्यंजन का, खा, गा, घा, अड़ा। का वर्ण हो जाता है चा, छा, जा, झा, या। चा वर्ण हो जाता है टा, ठा, डाढ़ा, अड़ा। ता वर्ण हो जाता है ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ण हो जाता है पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ण हो जाता है या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं शा, पिछरी शा, शा, हा। ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं और संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग्या, श्रा हो जाता है। द्विगुण व्यंजन ढा, उड़ा हो जाता है। यानी देखिए, अगर याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है, आप इस तरह से समझ लें कि जो का वाली लाइन है वो का वर्ग है, चा वाली लाइन है वो चा वर्ग है, टा वाली जो लाइन है वो टा वर्ग है, ता वाली लाइन जो है वो ता वर्ग है और पा वाली जो लाइन है वो पा वर्ग है। इस तरह से कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4 5 25 हो गए ना। और उसके बाद ये चीज याद रखनी है, जैसे का, खा, गा, घा, तो का कंठ से निकल रहा है, चा, छा, जा। अब देखिए, अब अच्छा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये क्या है? चा, छा, जा, ये कहाँ से? ये दंत है, ओष्ठ है, ये क्या है? तालव्य है या क्या है? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपका ता, था, दा। अब देखिए, जीभ आपकी दांतों से टकरा रही है, यानी क्या है? दंत है। पा, फा, बा, भा, मा, यानी ओष्ठ, यानी ओठ, निचली ओठ ऊपरी ओठ से टकरा रही है, ये हो गया। 11 लावा, तो ये इसमें से मतलब ये इतना आपके लिए, इतना क्या मतलब, यहाँ तक मान के चलिए। स्वर जहाँ से स्टार्ट है छोटा से लगा के यहाँ तक सब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब अति लघु, बहुविकल्पीय, लघु, कहीं पे भी इससे पीछा नहीं छूटने वाला है। और पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक आपका सुपरटेट क्लियर नहीं हो जाएगा। मतलब ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल रट लीजिए, एकदम से दिमाग में बसा लीजिए और कोई भी कहीं पे भी गलती ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में आ जाता है आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं, तो विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, बस, है ना। जा मतलब जा में नीचे बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? जा। फा, जैसे फा तो बिंदी एक, है ना, तो ये क्या है? अरबी। तथा ओ अंग्रेज, जैसे ओ, जैसे कोई चीज़ बोलना होता है ऑन, ऑफ,
इस तरह से तो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा अर्धचंद्र ध्वनियां कहते हैं। नुक्ता ही तो कहते हैं ना कि एक नुक्ता, उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में नुक्ता कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हिंदी में हमने कहा कि आ और अंक की बिंदी, या हमने कोई पाई मात्रा लगाया तो इसमें नुक्ता, जेर, जबर, पेश ये सब होता है ना। तो सभी में पाई मात्राएं ये सब होती हैं। इसी तरह उर्दू अरबी में भी होते हैं। तो ना, या, अड़ा, ना, मा पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से शब्द देखिए नाक से निकल रहे हैं। और स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब स्वतंत्र रूप से हैं, इनमें हम कोई भी चीज़ मिलाई जाए ना मिलाई जाए एकदम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता से बोले जाते हैं, स्वर हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हो जाते हैं, है ना। स्वर किसे कहते हैं? तो वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। अक्षरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, तो ये स्वर हो जाते हैं। व्यंजन 33 हो जाते हैं, उसमें भी बंटवारा है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और वही चीज़ें छूट जाती हैं ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट होती है। और हालांकि हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको 95% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब अगर आप सोचेंगे कि 1 वीक में पढ़ लेंगे, 2 वीक में पढ़ लेंगे, तो फिर आप समझदार हैं। जो 6 मंथ तैयारी करते हैं और डीपली पढ़ते हैं वो, और जो 1 वीक में तैयारी करेंगे वो, उनमें कुछ तो फर्क होगा ना। क्योंकि कहते नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने 24 घंटे को उसमें हर एक चीज़ का टाइम टेबल फिक्स होता है कि हमें ये वर्क करना, ये वर्क करना, इसी में स्टडी करना, इसी में जॉब भी जाना, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 24 घंटे सिर्फ खाने में और सोने में बिता देते हैं। उनका भी देखिए दिन निकल जाता है, दिन के हिसाब से हफ्ता भी जाता है, हफ्ता जब जाता है तो महीना जाता है, महीने के हिसाब से साल, मतलब दिन तो चलते हैं, ऐसा नहीं ठहरते नहीं। आप काम करो ना करो, आप स्टडी करो ना करो, आप कुछ भी ना करो, तब भी दिन तो जाएंगे, और आप करते रहो वर्क तब भी दिन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो दिन होते हैं, जो घंटे होते हैं, जो मिनट होते हैं, जो सेकंड होते हैं, हर एक सेकंड से बेनिफिट उठाते हैं। और कुछ लोग सो के और खा के ही टाइम को काट देते हैं। तो उनमें और उनमें, यानी कहने का मतलब है जो मेहनत करके, जो अपना एक एक मिनट को कीमती समझ कर उस पर वर्क कर रहे हैं, तो कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो उनमें अलगाव होगा, यानी कुछ तो वो अलग होंगे एक दूसरे से, है ना। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, आपका एक सब्सक्राइब, देखिए आपको एक ही बार करना रहेगा और पूरे टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब्सक्राइब रोज करना होता है, हाँ लाइक करना होता है, तो लाइक तो आप कर ही देते हैं। थैंक यू।